गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक था परसेंटेज कंपोजिशन। उसमें हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखा। ठीक है, उसमें हमने क्या किया कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया कि सपोज करो ये कंपाउंड है, जैसे दिया गया था, पहला क्वेश्चन हमारा वाटर का था कि H2O दिया गया था और बोला गया था कि इसमें इसका परसेंटेज संगठन निकालो। तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि उसमें जो जो एलिमेंट उपस्थित है उनका प्रतिशत निकाल रहे थे। ठीक है, मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला था। ठीक है, और उसमें क्या कर रहे थे, हम उसमें से परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, जो उस कंपाउंड में एलिमेंट थे उसका प्रतिशत निकाल रहे थे। और जो आज का लेक्चर है उसमें आज हम सीखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा एलिमेंट का। ठीक है, उससे पूछा जाएगा कि आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट कल के टॉपिक का रिवर्स है, मतलब रिवर्स प्रोसीजर हमने करना है इसमें। तो देखो क्या है कि अब हमारे पास क्वेश्चन होगा कि परसेंटेज दिए होंगे एलिमेंट्स के और पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक कंसेप्ट से गुजरना होगा, जो कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र, मतलब हमने क्या करना है कि पहले मूलानुपाती सूत्र निकालना है, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकाल पाएंगे। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आणविक सूत्र और जो मूलानुपाती सूत्र है इसमें डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको पता है। ठीक है, अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंपल से याद रखना कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, जो भी उसमें एलिमेंट होंगे उसका सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो होगा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें क्या है कि आपकी मतलब उसमें आपको क्लियरली इंडिकेट करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि इस एलिमेंट के इसमें कितने एटम है। समझ में आ रही है? बस इसमें बस ये सेंटेंस याद रखना कि ये क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें आपको पता चल जाता है कि किस एलिमेंट के कितने एटम है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र होता है हमारा C6H12O6। सब जानते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 3 टाइप के एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। ठीक है, अब हमें इससे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जानना है कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। तो इसको कैसे समझो, देखो एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? इसके 6 एटम, इसके 12, इसके 6। अब इसको सिंपल रेशियो निकालो इसका। तो अगर हम इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 1। क्लियर है? तो इसका हमारा रेशियो हो जाएगा हमारा 1:2:1। तो ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो इस ढंग से, बस सिंपल रेशियो, कार्बन का 1 निकला, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O। तो ये क्या हो गया? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे बेंजीन को ले लो, बेंजीन का क्या है? C6H6 है ना, ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको ऐसे करो, कार्बन और हाइड्रोजन 2 टाइप के एलिमेंट है, इसके 6 एटम है, इसके भी 6 है। इसका सिंपल होल नंबर रेशियो बनाना है तो 6 से डिवाइड कर दो, 1 और 1, तो मतलब इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया वो CH हो गया। ये इसका हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। इतना क्लियर हो रहा है कि इसमें डिफरेंस कितना है, कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सिंपल होल नंबर रेशियो है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे क्लियरली पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने उसमें एटम उपस्थित है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ओके, अब देखो कैसे करेंगे इसे। अब देखो बच्चों, हाँ एक और चीज बता देती हूँ कि सपोज करो जैसे C6H12O6 है ना, तो हम क्या बोलते हैं इसमें कि ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब समझते हो ना, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बनाया है। इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें इस एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 एटम कार्बन के हैं,
मतलब इसको इस रंग से समझ सकते हैं कि 6 एटम किसके हैं, कार्बन के, ठीक है। 12 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं बाय स्टोइचियोमेट्री कि 1 मोल ग्लूकोज में, अभी मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल में, एक अणु की मैं बात कर रही थी, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस ये समझना कि जो ये जैसे कोई भी फॉर्मूला होता है तो इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हो, या फिर ऐसे कि एक मॉलिक्यूल है ये, इस मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ऑक्सीजन के हैं। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन के हैं, ठीक है, 12 मोल हाइड्रोजन के हैं और 6 मोल ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों तरीके से बोलना इसको सही होगा। मतलब इसको मैं कह सकती हूँ कि 1 मोल ग्लूकोज में, जो 1 मोल ग्लूकोज का है उसमें 6 मोल किसके हैं, कार्बन के, 12 मोल किसके हैं, 12 किसके, हाँ, हाइड्रोजन के, और 6 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के। इतना क्लियर हो रहा है? फिलहाल आपको इतना समझना है। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा। परसेंटेज का मतलब है परसेंट, मतलब 100 में से अमाउंट दी होगी। सपोज करो कि कोई कंपाउंड है, उसमें ये है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनका परसेंटेज हमें दे रखा है। बोला गया है कि एक कंपाउंड है, उसमें क्या है, कार्बन का प्रतिशत इतना है, हाइड्रोजन का प्रतिशत इतना है, ऑक्सीजन का इतना प्रतिशत है। तो पहली चीज आप देखोगे कि तीनों का जो जोड़ होगा, सपोज करो ये 12 है, ये 14 है, ये 64 है, जितना भी है, ये टोटल सम इनका 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत में दिया होगा। क्लियर हो रहा है इतना? तो सपोज करो मैंने बोल दिया ये 24 है, ये मतलब 24 के इसको 100 बना के हिसाब से बोल दी हूँ, ये 25% है, ये भी 25% है, ये 50% है, ठीक है। कोई कंपाउंड है, उसमें 3 टाइप के एलिमेंट है, कार्बन का परसेंटेज 25 है, हाइड्रोजन का 25 है और ऑक्सीजन का 50 है। तो सबसे पहले देखोगे कि तीनों का देखो जोड़ क्या है, 100 आ रहा है ना, तो ठीक है, इसमें क्या है, 3 ये एलिमेंट है और इनका प्रतिशत ये है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि कोई कंपाउंड है, उसमें कार्बन का प्रतिशत इतना है, हाइड्रोजन का प्रतिशत इतना है और जो बचा वो ऑक्सीजन का प्रतिशत है। मतलब ऑक्सीजन का प्रतिशत नहीं दिया होगा, बस ये बोला होगा कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑक्सीजन का है। तो उसको क्या करोगे, उसमें 100 में से माइनस करोगे, मतलब देखोगे टोटल क्या है, 100 होगा इसका सम, और अगर जिसका नहीं दे रखा उसको 100 में से माइनस कर दोगे। क्लियर है इतना? अब देखो एक चीज, अब आपको निकालोगे कैसे, मतलब परसेंटेज से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कैसे जाओगे, उसके लिए आपको बीच में एम्पेरिकल फॉर्मूला समझना होगा। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज जो हमने पढ़ा था, मैंने कहा था ना कि परसेंटेज बाई मास है। मतलब ये कहने का मतलब है कि 100 ग्राम में 25 ग्राम कार्बन है और 25 ग्राम हाइड्रोजन है और 50 ग्राम ऑक्सीजन है। 100 ग्राम ग्लूकोज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कोई जो कंपाउंड है, तो आपको इसमें निकालना क्या है, परसेंटेज से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्लियर है? मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो आपको सिंपल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन में। अब ये परसेंटेज है, बिकॉज ये परसेंटेज बाई मास है, इसका मतलब ये क्या है, 25 ग्राम, ठीक है, ये भी 25 ग्राम है। ग्राम मत लिखना, इसको परसेंटेज ही समझना, लेकिन ये समझ लेना कि ये बाई परसेंटेज बाई मास है, मतलब ये इसका ग्राम में है, ठीक है। तो अब क्या है, W आपको दे रखा है, आपको मोलों की संख्या निकालनी है। अगर आप मोलों की संख्या निकाल दोगे तो आप आराम से एम्पेरिकल फॉर्मूला बना दोगे। उसका सिंपलेस्ट आपको होल नंबर लेना है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको पता है कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, W/mf, ये पढ़ा है ना आपने फॉर्मूला मोल में, कि मोल कैसे निकालते हैं, उसका वेट डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास। मोलर मास एटम के केस में एटॉमिक मास होगा और मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास होगा। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे एटम है ना, सिंगल सिंगल है, ये एटम है, तो ये हो जाएगा कि मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसका वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। तो यहाँ से हमारे मोल निकलेंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगी, मैं फिलहाल समझो कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अप्रोच आपको पता चलनी चाहिए कि आप कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे। आपको डेफिनेशन तो पता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल दोगे, उसके बाद देखोगे उसका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालोगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ोगे, ठीक है। तो इतना फिलहाल समझ में आया कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको सबसे पहले मोल निकालने, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, ओके। बहुत अब देखिए क्वेश्चन है कि एक यौगिक में
कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, ऑक्सीजन 53.33% है। और यौगिक का अणुभार दे रखा है तुम्हें 180 है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको देखो दे रखे हैं कि 3 एलिमेंट है, तो सबसे पहले इस ढंग से टेबल बनाओगे। तो एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, परसेंटेज गिवन है आपको, ये 40% है, ये 6.67 है, ये 53.33 है। तो सबसे पहले परसेंटेज उसका कंपोजिशन लिख लोगे। ओके, अब इतना आपको पता है कि इसमें सबसे पहले मोलों की संख्या निकालनी है, और मोलों की संख्या का सूत्र होता है कि N इक्वल टू होता है W अपॉन इसका मोलर मास। अब उसका एटॉमिक मास लिख दिया। मोलर मास मतलब चाहे एटम के केस में एटॉमिक मास होगा और मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास होगा। अब एटॉमिक मास सबका, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, इतना लिख दिया। और यहाँ से मोलों की संख्या निकालनी है, तो N इक्वल टू हो जाएगा, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसका वेट 40% है ना, तो वेट का मतलब है कि 100 ग्राम में से 40 ग्राम क्या है, कार्बन है। तो ये हो जाएगा 40/12, ये हो जाएगा 6.67 अपॉन 1, और ये हो जाएगा 53.33 अपॉन 16, मतलब उसके जो एटॉमिक मास है इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है सबको समझ में आ जाएगा कि मोलों की संख्या तक कैसे निकालना है। अब देखो अब यहाँ से क्या करोगे, अब देखो इसको डिवाइड करने पे ये आया इतना 3.3, ये आया 6.67 और ये आया 3.3। अब इसके आगे का प्रोसीजर ये होगा कि आपको देखना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। तो आप इसमें देखोगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब देखो ये 3.3 है, यहाँ पे कोइंसिडेंस 2 नंबर सेम आ गए, और ये 6.67, तो इसका मतलब छोटा ये है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। तो सबसे फिर क्या करोगे कि आप सब इन तीनों में से देखोगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, और उस स्मॉलेस्ट नंबर से आप इनको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या आया है, 3.3 आया ना। अब इस स्मॉलेस्ट से आपने सारे जो आपके निकले इनको डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा 1, ये आया 2.02 और ये आया 1। क्लियर है? इतना सिंपल नंबर तो हमारा निकल गया, लेकिन होल नंबर में नहीं निकला। ये तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर आ गया, लेकिन ये होल नंबर में नहीं है, ये डेसिमल में है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये रेशियो आए 1 to 1, ये आया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो यहाँ से इतना समझ में आ गया कि आपको इस ढंग से टेबल बनानी है। मतलब टेबल में बस ध्यान रखना कि पहले मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या के लिए क्या चाहिए होगा, वेट चाहिए होगा, डिवाइडेड बाई उसका एटॉमिक मास चाहिए होगा। तो एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया रहेगा कई बार, और हाँ दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो मोलों की संख्या यहाँ से निकाल दोगे। उसके बाद देखोगे इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, उस नंबर से सबको डिवाइड कर दोगे, सारे जो आपके निकले उससे डिवाइड कर दोगे। अगर वो पूर्णांक आया है, एक पूर्ण संख्या आई है, ओके, अगर वो पूर्ण संख्या आई तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो डेसिमल में आया तो उसको पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर हो रहा है इतना? तो इसको नोट कर लो। अब देखो जो यहाँ से हमारा निकला, तो यहाँ से निकला हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया, कार्बन का अनुपात 1 आया, 1 एटम, हाइड्रोजन के आए 2 और ऑक्सीजन का भी 1 आया। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O। इतना समझ में आया कि जो आपका कंपाउंड था उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये निकला CH2O। हम यहाँ से इस टेबल से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब निकालेंगे। क्लियर है? इतना कॉपी कर लिया। अब एक चीज देखो, इसको मिटा देते हैं। क्लियर है इतना? अब आपने बेंजीन के केस में मैंने जैसे बताया था आपको, बेंजीन ऐसा था ना C6H6, ये था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और CH इसका क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कनेक्शन क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, C6H6 है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर CH है और इसको यहाँ पे 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये C6H6 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे एक नंबर है n, ये हमें फाइंड आउट करना है। इस केस में 6 है ना, ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि n कैसे निकलेगा। तो ध्यान रखना कि n निकलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, कि जो आणविक सूत्र का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, शॉर्ट में लिख देती हूँ, n निकलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास से डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर है इतना? अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मतलब अणुभार, तो आपको दे रखा है कितना, 180 दे रखा है।
अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, तो इसको यहाँ से निकाल दो, तो ये हो जाएगा कार्बन का एटॉमिक मास 1 प्लस H2, नहीं 1 नहीं, कार्बन का 12, सॉरी, कार्बन का 12 प्लस 2 एटम हाइड्रोजन के इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 0, ये 30 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का मतलब है कि जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकाल दो, उसका द्रव्यमान निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे रखा आपको 180 और ये निकला आपका 30, इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ गई आपकी 6। क्लियर है? अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपका इतना आ गया था, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला n। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका कितना है CH2O और n कितना निकला 6 निकला यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका C6H12O6, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली मोलों की संख्या निकालनी है, उसके बाद नेक्स्ट टेबल में देखना है कि जो सबसे छोटा नंबर है उस नंबर से बाकी सबको डिवाइड कर देना है, उसको होल नंबर में पूर्ण संख्या में चेंज कर देना है, वहाँ से आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलेगा। उसके बाद ध्यान रखना कि n कैसे निकालते हैं, कि जो आपका अणुभार दिया होगा डिवाइडेड बाय जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा उसका मास निकाल देना, यहाँ से n निकल जाएगा और उसको फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना, यहाँ से आपका अणुभार आ जाएगा। तो बच्चों इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप लोग और भी अपने NCERT बुक से इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और स्टूडेंट किसी बच्चे ने पूछा था एटम और मॉलिक्यूल में थोड़ा कंफ्यूजन थी, तो ये समझो कि जैसे ये है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि अगर आपको ये जैसे ये CO2 है, ठीक है, H2SO4 है, O2 है, N2 है, इस ढंग से समझते। अब देखो इसमें क्या है, ये सब मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कैसे है कि इसमें क्या है, एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, मतलब एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है आपको एक से ज़्यादा एटम दिखेंगे वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एटम है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है। इसमें भी देखो ये मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि इसमें 2 एटम है ऑक्सीजन के, और ये इसमें 2 एटम किसके, नाइट्रोजन के हैं, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और कहीं पर अगर आपको सिंगल यूनिट ऐसे दिखेगी, जैसे K दिख गया, Na, Al, जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये एटम हो गए। क्लियर हो रहा है? तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, बस इसमें ये समझना कि अगर बहुत सारे एटम है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटम है तो किसी मतलब फॉर्मूले में, तो वो आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, और अगर सिंगल है, जैसे K है, Na है, Al है, Fe कई जगह पे ऐसे होगा, ये एटम हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके मतलब कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो इसलिए मैं बोलूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रॉब्लम फेस करोगे तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, ओके।